पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग ने मास्टर होंग को अपना मास्टर चुन लिया था, जिसके बाद उन्होंने अब उसे एक स्क्रॉल दिया था जो कि इंचेंटमेंट टेक्निक का स्क्रॉल है। साथ ही फेंग ने अपने अंदर उस एग में रहने वाली उस छोटी बच्ची को भी बाहर निकाल दिया था, जो कि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से किया था। और इसके बदले अब उस लड़की ने फेंग को उस इंचेंटमेंट टेक्निक को सीखने में हेल्प भी की थी। अब इसके बाद फेंग शू के फादर से मिलता है, जो कि उसे ऑफर देते हैं कि वो एक एशियन टॉम में जाकर वहां पर वो रिसर्च कर सकता है और कुछ खास ट्रेजर को भी ढूंढ सकता है। लेकिन फेंग अब इस ऑफर को ठुकरा देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है। अब यहाँ पर जब फेंग शू के फादर के पास वापस लौटा था तो उसके बाद सीन चेंज हो गया था। अगले सीन में सबसे पहले हम कॉर्न को देखते हैं, जिसके पास इस वक्त एक लेटर आया था। वो उस लेटर को पढ़कर स्माइल करता है, लेकिन बताया नहीं जाता कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। और उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब हम फेंग के पास आ जाते हैं। वो घोड़े पर बैठकर वहां से जा रहा था तो वो लड़की उससे कह रही थी कि आखिर तुमने उनका ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिया। हमें ट्रेजर की लोकेशन का पता चल जाता और साथ ही साथ तुम भी शू को पसंद करते हो तो उससे तुम्हारी शादी भी हो जाती। लेकिन फेंग कहता है कि मुझे इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। वो शायद उसके फादर की बातों में आकर हाँ वो कर देती, लेकिन जब तक वो ये बात नहीं कहेगी तब तक मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब फेंग उसे ये बोल ही रहा था कि इतने में वहां सामने यून आ जाता है और यून के साथ यहाँ पर उसके अंकल भी थे। फेंग कहता है कि अरे वाह, तुम तो इस वक्त अपने साथ अपने साथियों को लेकर भी आए हो। वैसे यहाँ पर फेंग को उसके अंकल ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग है और ये चीज हमें आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पर यून बातों बातों में ये चीज बता देता है कि उसे कौन ने भेजा है, क्योंकि वैसे भी फेंग की लड़ाई कौन से होने वाली है और कौन जानता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से उसे फेंग से लड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो फेंग को पहले ही वो मारना चाहता है जिससे कि उसकी एक टेंशन मिट सके। फेंग कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने मुझे ये बात बता दिया। वैसे वो लड़का यहाँ पर कह रहा था कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे और इसके बाद जो उसके अंकल थे वो यहाँ पर फेंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फेंग इनसे फाइट कर रहा था, लेकिन फाइट के दौरान फेंग को पता चलता है कि जितना उसने सोचा था वो उससे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। फेंग वैसे तो अपने बहुत पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर कर उनके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इन चीज में कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन थे उनके अटैक की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। उन्हें रोक पाना फेंग के लिए नामुमकिन हो रहा था। यहाँ पर वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं एक बार अपनी बॉडी को मुझे प्रोसेस करने दो, मैं इसे बताती हूँ कि पावर क्या होती है। लेकिन अब फेंग को इस चीज का मौका नहीं मिल पा रहा था और अचानक से अब वो ओल्ड मैन फेंग को वहां झरने में नीचे फेंक देता है। वो सिर्फ फेंग को मारना चाहते थे, इसलिए उन्हें बस किसी तरह से उसे मारना था। यहाँ पर वो छोटी बच्ची कह रही थी कि एक बार मुझे बॉडी प्रोसेस करने दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन फेंग इस चीज को नहीं मान पाता क्योंकि वो अभी सेंसेस खो रहा था। अब यहाँ पर वापस से हम उस लड़की यानी कि उनके पास और उस अंकल के पास आ जाते हैं। यून कह रहा था कि हमने तो उसे गलती से नीचे गिरा दिया, जबकि हमें इसकी बॉडी चाहिए थी। कौन को बताने के लिए ये मारा जा चुका है, लेकिन उसके जो अंकल थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसे कह देंगे और वो मान लेगा। वैसे भी सिर्फ हमें इसे मारना ही तो है, यही मेन काम था। और अब इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए थे। फिर सीन चेंज होता है और अब हम आ जाते हैं फेंग के पास, जिसे एक गुफा के अंदर होश आया था। यहाँ पर उसे वही छोटी बच्ची लाई थी। तो असल में हुआ ये था कि जब वहाँ ऊपर से नीचे वो गिर रहे थे तो फेंग वैसे तो अपने सेंसेस खो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसने उस छोटी बच्ची को अपनी बॉडी प्रोसेस करने दी थी, जिस वजह से उसने उसे बचा लिया था। अब यहाँ पर आकर पहले तो फेंग को वो कुछ अजीब सा लग रहा था, अब क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे यहाँ पर और कोई भी आया हुआ हो। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे बीस्ट मरे हुए दिखते हैं, जिन पर ब्लड लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल ताजा था। इसका मतलब उन्हें अभी अभी वो किसी ने मारा है। वैसे जो भी हो, लेकिन वो छोटी बच्ची जिस चीज देख के बहुत ज्यादा वो खुश थी। वो कहती है कि हम इन स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट एसेंस को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और इससे उस लड़की की पावर अब बढ़ेगी। फेंग भी तुरंत हाँ कर देता है और बैठ जाता है। उन सभी की स्पिरिट देता है सभी के एसेंस को अब्सॉर्ब करने के लिए और बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस पूरी होती है। और अब उन सभी की स्पिरिट एसेंस फेंग की बॉडी में आते हुए उस लड़की की बॉडी में आ चुकी थी, जिस वजह से उसकी पावर पहले से अब कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। अब यहाँ पर फेंग आगे बढ़ता है। वो कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अब उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर की स्पिरिट एक लड़की से फाइट कर रही थी। अब उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट हो रही थी। अब फेंग समझ जाता है कि इस लड़की ने उन सभी स्पिरिट बीस्ट को मारा होगा, जो कि अभी उसी पीछे पड़े हुए मिले थे।
अब यहाँ पर जो वो व्हाइट टाइगर्स की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब उस लड़की पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल कर रही थी। तो असल में वो एक मेल टाइगर है। फेंग यहाँ पर उसे अटैक करते हुए देखकर सामने आता है और एक बैरियर सा क्रिएट कर लेता है, जो कि उसने एन्चेंटमेंट टेक्निक की मदद से क्रिएट किया था। अब इस बैरियर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो उस व्हाइट टाइगर के अटैक को रोक लेती है और व्हाइट टाइगर ये देखकर शॉक था। अब साथ ही वो जो लड़की वहां पर वो खड़ी हुई थी वो भी शॉक थी। व्हाइट टाइगर कहने लगता है कि तुम हमारे बीच में क्यों आए हो? हमारी फाइट अब कितनी अच्छी चल रही थी। और यहाँ पर वो लड़की भी वो कुछ ज्यादा ही खुश नहीं थी फेंग के बीच में इंटरफेयर करने से। वैसे फेंग ये देखकर शॉक था कि व्हाइट टाइगर बोल सकता है, लेकिन व्हाइट टाइगर कहता है कि वो सिर्फ एक स्किल फॉर्म में है। तो इस चीज को भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर वो छोटी बच्ची फेंग को समझाती है कि ये एक स्किल है, तो असल में सिर्फ स्प्लिट स्किल किस तरह से बांट दिया जाता है और ये अपना मास्टर वो चुनती है। तो इसीलिए शायद ये लोग फाइट कर रहे होंगे और असली कारण भी यही था। अगर वो जो लड़की यहाँ पर फाइट कर रही है वो उस व्हाइट टाइगर को हरा देती तो ये व्हाइट टाइगर उसे अपना मास्टर चुन लेता। और अब जो स्किल के बारे में वो बता रहा है वो स्किल अब उस लड़की को मिल जाती है, लेकिन फेंग के बीच में आकर उनकी फाइट रोक देती है। इसलिए वो व्हाइट टाइगर कह रहा था कि फेंग और वो लड़की साथ में मिलकर उस व्हाइट टाइगर से फाइट कर सकते हैं। तो असल में उस व्हाइट टाइगर को भी फेंग स्ट्रांग लग रहा था, तो इसलिए वो उससे भी फाइट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, वो अकेले ही फाइट करती है और अब फेंग उसके बीच में आ गया है, इस वजह से वो फाइट की और फिर से कंटिन्यू नहीं कर सकती और फिर वो वहां से चली जाती है। फेंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज था और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर इसके बाद अब व्हाइट टाइगर कहने लगता है कि अब मुझे भी फाइट करने का मूड नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें वो स्पेशल टेक्निक ऐसे ही दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारी इस टेक्निक को देखकर मुझे लगता है कि तुम स्ट्रांग हो और इसीलिए तुम मेरी टेक्निक को पाने के लायक हो और तुम्हें यहाँ पर शायद फेथ ने ही भेजा है, इस वजह से तुम ही इस टेक्निक के लिए चुनी गई हो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर अपनी उस प्लेटफॉर्म में आते हुए अपनी जो स्पिरिट पावर है वो उसके थ्रू फेंग की बॉडी के अंदर उस टेक्निक को पहुंचाने लगता है। लेकिन अब कुछ देर के बाद फेंग उस टेक्निक को पूरी तरीके से समझ चुका था और फेंग के अंदर और जो पावर आ चुकी थी जिसकी मदद से वो व्हाइट टाइगर को कभी भी प्रॉब्लम के टाइम पे समन कर सकता है। वैसे इसके बाद फेंग अब उस टेक्निक को यूज कर भी देखता है। वो व्हाइट टाइगर वहां पर अवेलेबल था और वो उसकी बात मानने को तैयार था। यहाँ पर फेंग उसकी पावर को इस्तेमाल वो करके देखता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो व्हाइट टाइगर जो एनर्जी थी वो सामने उस दीवार में एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट कर देती है। फेंग अब वहां से बाहर भी निकल सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग वहां अपने सेक्टर में पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो वो कौन से मिलता है, वो यहाँ पर उससे कह रहा था कि मुझे पता चला कि तुमने मेरे ऊपर हमला करने के लिए यून और उसके साथी को भेजा, लेकिन वो दोनों इतने काबिल नहीं थे कि वो मुझे मार पाए। वैसे यहाँ पर वो कौन बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे यही न्यूज मिली थी कि फेंग मारा जा चुका है। लेकिन अब वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या मजाक की बातें कर रहे हो। फेंग कहता है कि अब बार बार इस तरह की चालें चलने से अच्छा हम एक बार में ही फाइट को हम लोग मार लेते हैं और जो 1 साल बाद होने वाली फाइट थी अब उस फाइट को आज ही पूरी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर कौन को कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और वो फेंग को आराम से हरा सकता है, इसीलिए अब वो आगे बढ़कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वैसे वो ये कह रहा था कि लगता है तुम्हारे हाथ में अब कोई ट्रेजर लग चुका है, इसी वजह से तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पिछली बार जो फाइट स्टार्ट हुई थी वो फाइट सी वाली फाइट बहुत ज्यादा अलग थी क्योंकि इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी और फेंग की पावर बहुत ज्यादा थी, इस वजह से फेंग कौन को बहुत इजीली हरा रहा था। अब कौन यहाँ पर फेंग पर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था, भले ही वो कितनी भी स्पेशल पावर का यूज क्यों ना कर ले, और उसके जो अटैक थे वो बार बार अब किसी काम नहीं आ रहे थे। फेंग उसे हराता है और नीचे गिरा देता है। इसके बाद अब फेंग उसे उठाकर खत्म भी करने वाला था। वो कह रहा था कि अब ये लड़ाई आज यहीं पर एंड होगी, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग लग रहे थे और वो सीनियर एल्डर इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि फेंग के अटैक बिल्कुल अब कौन की तरह हो चुके थे। वो कितने भी अटैक वो करे लेकिन वो सीनियर एल्डर पर अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। अब सीनियर एल्डर बहुत ज्यादा आराम से फेंग के अटैक को रोक सकते हैं। अब उसे हराते हैं और नीचे गिरा देते हैं। अब जो छोटी बच्ची थी वो फेंग से कह रही थी कि बस एक बार फेंग उसे अपनी बॉडी प्रोसेस करने दे, फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल वहाँ पे करेगी। फेंग बात मान लेता है और उसे अपनी बॉडी प्रोसेस करने देता है। वैसे इसके बाद फेंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो कई गुना स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि सीनियर एल्डर की स्पेशल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो फेंग के अटैक को इजीली रोकते जा रहे थे।
हम देखते हैं कि अब वो जो छोटी बच्ची थी वो भी हारने लगी थी। यहाँ पर फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था पर कोई मतलब नहीं था। इस वजह से अब वो छोटी बच्ची पूरी तरीके से हार कर अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गिर जाती है। फेंग उसे पकड़ता है और यहाँ वो कह रही थी कि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और अब उसे अपनी पावर को रिकवर करने के लिए डीप स्लीप की जरूरत है, जिसके बाद वो वापस से अपने एग के अंदर चली जाती है। डीप स्लीप के फेंग में ये चीज देखकर शॉक था मगर अभी वो कुछ भी कर सकता नहीं था। यहाँ बाहर से वो सीनियर एल्डर फेंग पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर उसे खत्म करने के मूड में थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक और सीनियर एल्डर आ जाता। वैसे वो कुछ टाइम के लिए इस फाइट को रुकवा देते हैं, लेकिन जो सीनियर एल्डर यहाँ पर था जिसने फेंग पर हमला किया था वो कह रहा था कि आप हमारे बीच में मत आओ। वो फाइट रुकवाने वाले सीनियर एल्डर कहते हैं कि तुम एक एल्डर हो और तुम्हें इस तरह से किसी डेसिबल पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन वो रुकने को तो तैयार ही नहीं थे। वो फेंग को मारने के लिए ही आए थे, लेकिन अब अचानक से वहाँ पर मास्टर होंग आ जाते हैं। वो यहाँ पर आकर इस फाइट को रुकवाते हुए कहते हैं कि ये गलत है। ये चीज देखकर सारे जो भी स्टूडेंट हैं वो डेसिबल और बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि मास्टर होंग आज तक वो किसी मैटर में कभी भी अपना वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज वो यहाँ बीच में आकर फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और जब इस चीज का रीजन पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने फेंग को अपना डेसिबल चुन लिया है। ये बात सुनकर हर स्टूडेंट और डेसिबल बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि मास्टर होंग ने आज तक अब किसी को भी अपना डेसिबल नहीं चुना है। मतलब यहाँ अब इस सेक्टर में तो उन्होंने किसी को भी नहीं चुना था। यहाँ तक कि कॉन ने भी उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन अब सीनियर एल्डर इस बात पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहता है कि ठीक है, लगता है कि इस लड़के का लक बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। वो एक साल बाद वाला जो कंपटीशन है वो अभी भी जारी है, तो अगले साल वो कंपटीशन जरूर होगा और कौन इसे जरूर हराएगा। अब वैसे इसके बाद अब ये जो फाइट थी वो रुक चुकी थी और फिर मास्टर होंग फेंग को लेकर जाते हैं और उसे हील करते हैं। यहाँ पर फेंग हील होने के बाद पूछता है कि अगर एक स्पिरिचुअल मास्टर लेवल का कोई भी जो कल्टिवेटर है अगर वो डीप स्लीप में चला जाए तो वो कब होश में आएगा। वैसे ये बात मास्टर होंग को समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो बताते हैं कि अगर कल्टिवेटर को बहुत ही ज्यादा डैमेज ना पहुंचा हो तो उसे कम से कम 7 से 8 साल का टाइम लगता है। ये बात सुनकर फेंग बहुत ज्यादा शॉक था। वो सोच रहा था कि लगता है उसने बहुत बड़ी मिस्टेक वहाँ पे कर दी है। उसे तो अब वो छोटी बच्चों को अपनी बॉडी प्रोसेस करने को नहीं देनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अभी तक वो डीप स्लीप में नहीं गई होती। वैसे यहाँ पर मास्टर होंग कह रहे थे कि अब कौन और तुम्हारी फाइट फिर से होगी और अब ये बात सीनियर एल्डर्स तक जा चुकी है, तो इसका मतलब तुम पर और भी अटैक हो सकते हैं, तुम्हें इसलिए तैयार होना होगा। और इसके लिए अब वो उसे वो किसी तरह की टेक्निक देने का कहते हैं जो कि फेंग की हेल्प कर सकती है आगे जाकर इन सभी लोगों से लड़ने में जो कि उसके ऊपर हमला करेंगे। वैसे इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए।